So in the last episode, we have started first unit of chemistry of 11th standard, that is some basic concepts of chemistry. और ये पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है, उसका आज का सेकंड वीडियो है. In the last episode, we have defined some common terms used in chemistry, that is matter, elements, compounds. Then we have defined the term atoms, molecules, ions, the types of changes taking place in matter, that is physical change and chemical changes. और फाइनली अपने डेफिनेशन ली थी केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of matter, composition of matter, structure of matter, properties of matter, and the different types of changes taking place in matter and laws relating them. इन सब बातों का स्टडी करने वाली साइंस की एक ब्रांच यानी केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री की अलग अलग प्रकार के ब्रांचेस हैं. पहले तीन ही प्रकार की ब्रांचेस थी, नेमली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब उसके बाद में बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हुई है केमिस्ट्री की, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है. देयर आर so many branches of chemistry, and almost all branches of chemistry, units of almost all branches of chemistry are covered in the syllabus of standard 11 and standard 12. But mainly the units of chemistry which are covered in the syllabus of 11 and 12 standard are the units of physical chemistry, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी यूनिट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी है. लेकिन ये तीन प्रकार की ब्रांचेस का इसमें अपने को मेनली स्टडी करने का है. उसमें कि एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, और ये यूनिट अपन ने जो स्टार्ट किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है. आज का उसका सेकंड एपिसोड है. So this is all about different branches of chemistry. We have defined the term matter. Matter is also called substance, and matter or substance is defined as anything which has some mass and which occupies some space. Now hereafter we have to discuss with the classification of matter. मैटर के दो प्रकार के अपने को क्लासिफिकेशन लेने के हैं. पहला जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जो मैटर के स्टेट पर आधारित है. और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, जो मैटर के कंपोजिशन पर आधारित है. सो टू क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर वी हैव टू कंसीडर वन बाय वन. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड on the state of matter, physical state of matter, and second classification is chemical classification which is based on chemical composition of the matter. पहला क्लासिफिकेशन अपने को लेने का है मैटर का, जो मैटर के स्टेट पर बेस्ड है. उसमें मैटर कौन से स्टेट में है उसके बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन किया है. अब स्टेट ऑफ मैटर यानी क्या? स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है कंडीशन ऑफ मैटर, कंडीशन ऑफ मैटर इन विच मैटर डू एग्जिस्ट इन ए गिवन कंडीशन. कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में मैटर कौन से कंडीशन में एग्जिस्टेंस में है वो कंडीशन यानी उस मैटर की स्टेट. मैटर कंसिस्ट ऑफ large number of particles, and these large number of particles may be atoms or molecules or
आयंस, और ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस का कलेक्शन है वो कलेक्शन है मैटर। और ये जो मैटर है ये मैटर कौन से कंडीशन में, गिवन कंडीशन में, कौन से कंडीशन में, गिवन कंडीशन में, यानी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर वो मैटर कौन से कंडीशन में प्रेजेंट है, वो कंडीशन बताने वाली जो कंडीशन वो जो मैटर की है उसको अपन कहेंगे मैटर की स्टेट। अंडर नॉर्मल कंडीशन मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। उसमें की पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट है लिक्विड स्टेट, और तीसरी स्टेट है गैसियस स्टेट। स्टेट लिखने में रहा तो गैसियस लिखना, और सब्सटेंस लिखना रहा तो गैस लेना। हाइड्रोजन ये गैस है और गैसियस ये हाइड्रोजन की स्टेट है। सो नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशंस मैटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। मैटर एक साथ में 2 कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है, कभी कभी 3 स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड रहेगा। मैटर कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे वो उस मैटर के टेम्परेचर और प्रेशर इन 2 फैक्टर पर डिपेंड रहता है। बट जनरली मैटर डू एग्जिस्ट इन दीज 3 स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये नॉर्मल कंडीशन में कि मैटर की स्टेट्स है। मैटर इन सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स अपने को मालूम है। मैटर इन लिक्विड स्टेट जैसे वाटर, मिल्क वगैरह। मैटर इन गैसियस स्टेट हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में हाई टेम्परेचर पर मैटर प्लाज्मा स्टेट में भी हो सकता है, और बहुत ही लो टेम्परेचर पर, करीब करीब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर मैटर कैन एग्जिस्ट इन ए स्टेट which is known as Bose-Einstein condensate state। यह 2 स्टेट जो है मैटर की ये एबनॉर्मल कंडीशन में की है, लेकिन यहाँ पर अपने को सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में कि मैटर की स्टेट्स लेने की है, और वो स्टेट्स यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। नाउ वी शैल कंसीडर the difference between solid matter, liquid matter and gaseous matter। अब इन तीनों में क्या फर्क है? Matter in solid state has definite shape and definite volume. Matter in liquid state has no definite shape but has definite volume, and matter in gaseous state has neither definite shape nor definite volume। सॉलिड मैटर को डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, मतलब सॉलिड मैटर को खुद का शेप भी रहता है और खुद का वॉल्यूम भी रहता है। जैसा ये पेन है सॉलिड स्टेट में है, इसको एक पर्टिकुलर शेप भी है, इसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इसका खुद का शेप है और खुद का वॉल्यूम भी है, खुद का है डेफिनेट। सो मैटर इन सॉलिड स्टेट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मान लो अपन ने फ्रिज में वाटर रख दिया तो उसका आइस बन जाता है, आइस के क्यूब बन जाते हैं। आइस के क्यूब अपन उठा के रख सकते हैं। आइस के क्यूब को डेफिनेट शेप रहता है, क्यूबिकल शेप रहता है, और उसको डेफिनेट वॉल्यूम भी रहता है। तो आइस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर इन लिक्विड स्टेट हैज नो डेफिनेट शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड मैटर को खुद का शेप नहीं रहता, लेकिन उसका खुद का वॉल्यूम रहता है। खुद का शेप नहीं रहता मतलब वो जो लिक्विड मैटर है, वो लिक्विड मैटर अपन जिस कंटेनर में लेंगे, जिस वेसल में लेंगे, उस कंटेनर का, वेसल का जो भी शेप रहेगा, आकार रहेगा, वो शेप है लिक्विड का शेप।
एक ही लिक्विड मैटर अगर अपन ने अलग अलग शेप के कंटेनर में लिया तो उस लिक्विड का शेप अलग अलग शेप के कंटेनर में उनके हिसाब से अलग अलग रहेगा, लेकिन सभी कंटेनर में उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जैसे मान लिया अपन ने 100 ml वाटर लिया, कोई भी कंटेनर में लिया तो भी उसका वॉल्यूम 100 ही रहेगा, लेकिन अलग अलग शेप के कंटेनर में वाटर का शेप अलग अलग रहेगा। लिक्विड को खुद का शेप नहीं रहता, लेकिन खुद का वॉल्यूम रहता है। नो डेफिनेट शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर इन गैसियस स्टेट हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैसियस मैटर को खुद का शेप भी नहीं रहता, खुद का आकार भी नहीं रहता और खुद का वॉल्यूम भी नहीं रहता। फिक्स शेप नहीं रहता, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं रहता। गैसियस मैटर या गैस अपन जिस कंटेनर में लेंगे उस क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। उस क्लोज कंटेनर की जो कैपेसिटी है, उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम गैस का रहेगा, और उस कंटेनर का जो भी शेप है वो शेप गैस का शेप रहेगा। गैस को खुद का शेप भी नहीं रहता, गैस को खुद का वॉल्यूम भी नहीं रहता। गैस विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर in which it is taken, and volume of the gas will be nothing but capacity of the container vessel in which that gas is being taken. अब मान लो ये एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज वेसल है, और ये जो क्लोज कंटेनर है वो क्लोज वेसल है, जिसकी कैपेसिटी सपोज 1 लीटर है, और ये जो 1 लीटर कैपेसिटी वाला कंटेनर है इसमें मान लो अपन ने 0.001 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, तो ये जो 0.001 ग्राम हाइड्रोजन है इसका शेप कंटेनर का शेप रहेगा और इसका वॉल्यूम रहेगा 1 लीटर। अब मान लो अपन ने दूसरा कंटेनर लिया जिसकी कैपेसिटी मान लो 2 लीटर है। टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा, प्रेशर भी। मान लो कैपेसिटी इस कंटेनर की 2 लीटर है, और ये जो 2 लीटर कैपेसिटी वाला कंटेनर है इसमें भी अगर अपन ने 0.001 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया तो अभी 0.001 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहाँ पर 2 लीटर है और यहाँ पर 1 लीटर है। यानी गैस को खुद का शेप भी नहीं रहता और खुद का वॉल्यूम भी नहीं रहता। दैट इज द विजिबल डिफरेंस बिटवीन मैटर इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। मैटर इन सॉलिड स्टेट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर इन लिक्विड स्टेट हैज नो डेफिनेट शेप but has definite volume, and matter in gaseous state has neither definite shape nor definite volume. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है intermolecular forces of attraction existing between the molecules of matter, between the particles of matter. Matter consists of large number of particles, and these particles may be atoms, may be molecules और may be ions। लेकिन इन सभी पार्टिकल्स को इन जनरल अपन कंसिडर करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मैटर अगर अपन ने लिया तो उस मैटर के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और मैटर में के जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग प्रकार के हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के यूनिट में अपन लेंगे, जैसे आयोनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, वन एंड वन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टेंस में रहते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर विल एग्जिस्ट सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन these molecules of matter, and these attractive forces are known as intermolecular forces of attraction. मैटर में के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो
अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती, दे आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और मॉलिक्यूल में सॉरी मैटर में के जो पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनके लिए अलग अलग प्रकार के मोशंस भी पॉसिबल है। और उन मोशन की वजह से उन पार्टिकल के साथ में या उस मैटर के साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएटेड रहती। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर will exert some intermolecular forces of attraction acting in between them, and the molecules of matter may be in different types of motions, and due to different types of motions that matter will also possess kinetic energy. ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैटर के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उनकी मोशंस अगर ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर रहेंगे, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर रहेंगे। ये अपने को इसके बाद में समझेगा। सो देयर विल एग्जिस्ट सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर मे हैव सम काइनेटिक एनर्जी व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब सॉलिड स्टेट में का जो मैटर रहता है, इस मैटर में जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे अपन। सॉलिड स्टेट में का जो मैटर रहता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी वेरी strong, and that is why they are compactly arranged. They cannot move away from each other. इनके काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम रहती, करीब करीब जीरो रहती। इनके लिए वाइब्रेटरी मोशन छोड़कर दूसरे प्रकार के मोशन पॉसिबल नहीं रहती। इनकी काइनेटिक एनर्जी करीब करीब जीरो रहती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में के स्ट्रॉन्गेस्ट रहते, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हिल भी नहीं सकते। दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, जिसकी वजह से ये जो मैटर है सॉलिड स्टेट में का, इसको डेफिनेट शेप भी रहेगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी रहेगा। अब जैसा मान लो ये पेन है, ये पॉलीमर है, प्लास्टिक है एक प्रकार का, इसमें इसके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और इसमें के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो अपने आप बिखरते नहीं, अपने आप सेपरेट नहीं होते, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसको डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट। और ये जो सॉलिड स्टेट में का मैटर है, इस मैटर में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे, और मोशन करीब करीब जीरो होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम यानी करीब करीब जीरो रहेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट जीरो। Now you know that if matter in solid state is heated, this is the sign of heating, delta. Then at a particular temperature, that solid gets melted and gets converted into liquid matter. और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होता है और उसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्शन होता है, वो टेम्परेचर यानी उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन अलग है। सो इफ दिस मैटर इज हीटेड, then at a particular temperature this matter in solid state will get melted and will get converted into liquid matter. इसको अगर अपन ने हीट किया तो इसमें के जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स की मोशंस बढ़ेंगी, दे विल एक्वायर एनर्जी, उनकी मोशन इंक्रीज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स स्लाइटली एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनमें की स्पेस बढ़ जाएंगी, उनमें की गैप बढ़ जाएंगी, और उनमें की स्पेस गैप बढ़ने की वजह से उनमें के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होते जाएंगे।
मॉलिक्यूल्स के बीच में की गैप जितनी कम रहेंगी उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर रहेंगे, और जितनी ज़्यादा रहेंगी उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर रहेंगे। हीटिंग की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी, इनमें की स्पेस बढ़ जाएंगी, इनमें के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है इस सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होगा। ये फिजिकल चेंज है। लिक्विड स्टेट में मैटर ये रहेगा, कंपाउंड ये रहेगा, मॉलिक्यूल्स भी ये रहेंगे, इसका केमिकल कंपोजिशन यानी फॉर्मूला जो है वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में। लिक्विड स्टेट में यही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से दे विल स्लाइटली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में अभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बचे हैं। दिस मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट दे विल बी स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड स्टेट में का मैटर है इसको डेफिनेट शेप तो नहीं रहेगा, लेकिन इसको डेफिनेट वॉल्यूम जरूर रहेगा। This is the diagrammatical representation of matter in liquid state. अब ये जो लिक्विड स्टेट में का मैटर है, इस लिक्विड स्टेट में के मैटर को अगर अपन ने हीट किया और ज़्यादा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड मोशन और भी बढ़ जाएंगी, और मोशन बढ़ने की वजह से इनमें के स्पेस या डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएंगी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे, एंड दे विल बी फ्री टू मूव एनीवेयर इन द अवेलेबल स्पेस, और उनके बीच में के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल हो जाएंगे, करीब करीब जीरो हो जाएंगे, एंड दिस मॉलिक्यूल्स विल बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे विल नॉट एक्सर्ट एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे विल बी फ्री टू मूव एनीवेयर इन द अवेलेबल स्पेस, एंड दैट मैटर इन दैट स्टेट इज कॉल्ड गैसियस मैटर। और गैसियस मैटर में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा रहेंगी, उनमें के डिस्टेंसेस स्पेसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, और मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में रहेंगे, और जिधर जगह मिलेंगी उनको उस डायरेक्शन में वो कम्प्लीटली मूव हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई मैटर इन दिस गैसियस स्टेट विल हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। और लिक्विड को अगर अपन हीट करते गए तो उसका धीरे धीरे गैसियस मैटर में कन्वर्शन हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल होगा और उसका कम्प्लीटली गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होगा, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होगा उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होगा, वो टेम्परेचर यानी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अपन लेने वाले हैं सॉल्यूशंस में 12th स्टैंडर्ड। So if liquid is heated, then at a particular temperature, it will get converted into gaseous matter. Matter वही रहे, तीनों स्टेट में मैटर वही है, सब्सटेंस वही है, कंपाउंड वही है, उसका केमिकल कंपोजिशन वही है, सिर्फ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एसोसिएटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसको डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर है, डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम या करीब करीब जीरो निग्लिजिबल है, और इसको डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। तो सॉलिड को हीट करने के बाद में उसका लिक्विड में कन्वर्शन होता है, लिक्विड को हीट करने के बाद में उसका गैसियस स्टेट में
कन्वर्शन होता है। ये जो सॉलिड का लिक्विड में होने वाला कन्वर्शन है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन। और ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट है, दिस इज नोन एज बॉइलिंग और दिस इज नोन एज वेपराइजेशन। हीट करने के बाद में अगर लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अपने आप अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो सॉलिड को हीट करने के बाद में इसका लिक्विड में कन्वर्शन होगा, लिक्विड को हीट करने के बाद में उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल अपन लेंगे। आप वी शैल कंसीडर दिस मैटर H2। अब ये जो H2 है मैटर, ये सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। H2O इन सॉलिड स्टेट इज कॉमनली नोन एज आइस। H2O in liquid state is commonly known as water, and H2O in gaseous state is commonly known as steam. Matter एक ही है, substance एक ही है, composition एक ही है, that is H2O, लेकिन उसकी states अलग अलग है। H2O in solid state it is called ice, H2O in liquid state it is called water, H2O in gaseous state is called steam। और ये जो सब्सटेंस है H2O, ये एक ही सब्सटेंस ऐसा है जिसके अलग अलग स्टेट में के नाम अलग अलग है। सॉलिड स्टेट में उसका नाम आइस है, लिक्विड स्टेट में उसका नाम वाटर है, गैसियस स्टेट में उसका नाम स्टीम है। ऐसा बाकी के सब्सटेंसेस के केस में नहीं रहेगा। जैसे मान लिया अपन ने इथाइल अल्कोहल लिया, स्पिरिट C2H5OH उसका फॉर्मूला है, वो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसको अगर अपन ने हीट किया तो उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होगा। उसको अगर अपन ने कूल किया, फ्रीज किया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। C2H5OH कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन इन तीन अलग अलग स्टेट में इसके नाम तीन अलग अलग नहीं है। सॉलिड स्टेट में उसका नाम सॉलिड इथाइल अल्कोहल रहेगा, लिक्विड स्टेट में उसका नाम लिक्विड इथाइल अल्कोहल रहेगा, गैसियस स्टेट में उसका नाम गैसियस इथाइल अल्कोहल या वेपर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल रहेगा। लेकिन वाटर ये एक ही सब्सटेंस ऐसा है, मैटर ऐसा है जिसके अलग अलग स्टेट में के नाम अलग अलग है, आइस, वाटर एंड स्टीम। तो सॉलिड को हीट करने के बाद में उसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्शन होता है, लिक्विड को हीट करने के बाद में उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होता है। यहाँ पर अपने को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी हीट एब्सॉर्ब होगी, और जिस प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड is an example of endothermic process. Conversion of liquid into gaseous state, vapor state, is also an example of endothermic process. अब इसके अपोजिट, अगर अपन ने गैस या वेपर को कूल किया और उस पर का प्रेशर बढ़ा दिया, गैस या वेपर को कूल तो करना ही पड़ेगा, कभी कभी उसको प्रेशराइज भी करना पड़ेगा, यानी प्रेशर अपने को बढ़ाना पड़ेगा। गैस या लिक्विड को अगर अपन ने कूल किया, उस पर का प्रेशर बढ़ा दिया, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर गैसियस मैटर का, वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्शन होता है, एंड दिस कन्वर्शन ऑफ गैस और वेपर्स इन लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, ऑन प्रेशराइजिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को, और एक बात, जब गैसियस मैटर का लिक्विड मैटर में कन्वर्शन होगा तो उसमें हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, और वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रहेगी। अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को अगर अपन ने और ज़्यादा कूल किया, और ज़्यादा कूलिंग किया, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन होगा, और
ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है। ये सभी फिजिकल चेंजेस है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का वेपर्स में, वेपर्स का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, ये सभी फिजिकल चेंजेस है। और ये जो चेंज है सॉलिड टू लिक्विड टू वेपर्स, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वेपर्स टू लिक्विड टू सॉलिड, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कुछ सॉलिड जैसे कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैप्थेलिन हो गया, ऐसे जो सॉलिड सब्सटेंसेस है, उन सॉलिड सब्सटेंसेस को अगर अपन ने हीट किया तो उनका लिक्विड में कन्वर्शन होने के बजाय डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्शन होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली इन गैसियस स्टेट without getting converted into liquid state, that process is known as sublimation. जैसे कैम्फर सॉलिड है, उसको अगर अपन ने हीट किया तो उसका लिक्विड नहीं मिलेगा अपने को, डायरेक्टली उसकी वेपर्स मिलेगी। और वेपर्स को अगर अपन ने कूल किया तो डायरेक्टली अपने को कैम्फर सॉलिड स्टेट में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रोसेसेस हो गई। और इसमें मैटर की स्टेट चेंज होती है, सॉलिड टू लिक्विड टू गैसियस, गैसियस टू लिक्विड टू सॉलिड। सॉलिड को अगर अपन ने हीट किया तो उसका लिक्विड में, लिक्विड को हीट किया, प्रेशर कम कर दिया तो उसका गैसियस स्टेट में। गैस को अगर अपन ने कूल किया, प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड में, लिक्विड पर का प्रेशर बढ़ाया और ज़्यादा कूल किया तो उसका सॉलिड स्टेट में कन्वर्शन होता है। इसलिए मैटर की फिजिकल स्टेट कौन सी रहेंगी, सॉलिड रहेंगी या लिक्विड रहेंगी या गैसियस रहेंगी, ये मैटर के टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड रहता है। और ध्यान में रखना कि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम करीब करीब 0 रहती है। और गैसियस मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल रहते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है। अब इसके आगे का पार्ट तीसरे एपिसोड में अपन लेंगे।